Hello and welcome back to our brilliant initiative that is Let's Crack JKPSC 10 plus 2 lecturer exam in political science। ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 31 है। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें और कंटिन्यूटी में यहाँ तक आएँ। अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपका सीक्वेंस नहीं बनेगा, आपको मज़ा नहीं आने वाला हमारी लेक्चर सीरीज का। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडिया और चाइना के रिलेशंस और इंडिया चाइना के कुछ मेजर इश्यूज, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस। चाइना एंड इंडिया आर टू मेजर रीजनल पावर ऑफ एशिया। एशिया की दो बड़ी रीजनल पावर कौन कौन सी हैं? एक है चाइना और एक है इंडिया, और यही दोनों हैं मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज वर्ल्ड की। चाइना पहले नंबर 1 हुआ करती थी पॉपुलेशन के हिसाब से और इंडिया थी नंबर 2, बट अब इंडिया बन गई है नंबर 1 और चाइना बन गई है नंबर 2। मींस एशिया में हैं दो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज। इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा है कि ये दोनों कंट्रीज अगर आपस में ट्रेड करती हैं तो ये दोनों कंट्रीज के लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत बड़ी मार्केट्स बन सकती हैं। क्या सच में दोनों मार्केट्स हैं या नहीं, ये सब हम पढ़ेंगे आज डिटेल में। इंडिया और चाइना दो मेजर रीजनल पावर हैं एशिया में और दो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं। अमॉन्ग द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड, और यही दो कंट्री जो हैं ये टॉप 6 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में भी आती हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी इकानमी कौन सी है या टॉप 6 कंट्रीज आपने याद रखनी है, टॉप 6 इकोनॉमीज वर्ल्ड की आपने याद रखनी है। नंबर 1 है यूएस, नंबर 2 है चाइना, नंबर 3 है जर्मनी, जापान, यूके और इंडिया। इंडिया कौन सी बड़ी इकानमी है? 6th नंबर की इकानमी है। यूएस 1st नंबर की इकानमी है, चाइना 2nd नंबर की इकानमी है, जर्मनी 3rd नंबर की इकानमी है, जापान 4th, यूके 5th और इंडिया 6th। इंडिया चाइना, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया और चाइना कितना किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है? और ये बॉर्डर लेंथ है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर की बाउंड्री हम शेयर करते हैं चाइना के साथ। क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडिया और चाइना के साथ चाइना के साथ इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स शेयर होती हैं? कौन कौन सी स्टेट की बाउंड्री शेयर होती है? टोटल बाउंड्री कितनी है? 3488 किलोमीटर। कौन कौन सी स्टेट टच करती हैं? ये सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कौन कौन सी हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये दोनों यूटी हैं। स्टेट कौन कौन सी है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो 4 स्टेट्स हैं और 2 यूटी हैं जो कि टच करती हैं इंडिया की यूटी या स्टेट चाइना के साथ, ठीक है? इनको हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख वाला रीजन, मिडल सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला रीजन, ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन, ठीक है? चाणक्य ने क्या बोला था? चाणक्य ने बोला था कि हमारी जो इमीडिएट नेबर कंट्री होगी वो होगी हमारी नेचुरल एनिमी, नेचुरल दुश्मन। तो चाणक्य के हिसाब से चाइना क्या है? हमारा नेचुरल एनिमी हो सकता है, बट क्या सच में है या नहीं वो आपको इस लेक्चर में पता चल जाएगा। कहाँ चाणक्य ने ये बात की थी? चाणक्य ने बात की थी अपनी मंडल थ्योरी में। मंडल थ्योरी हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है? चलिए आगे क्या पढ़ा अभी तक हमने? चाइना और इंडिया दो बड़ी पावर हैं एशिया की। चाइना 2nd नंबर पे है पॉपुलेशन में, इंडिया 1st नंबर पे है। यूएस वर्ल्ड की 1st नंबर की इकानमी है, चाइना 2nd, इंडिया 6th।
इंडिया का कितना बॉर्डर शेयर होता है चाइना के साथ? 3488 किलोमीटर। इंडिया की कौन कौन सी यूटी शेयर होती है, कौन कौन सी यूटी टच करती है चाइना के साथ? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कौन कौन सी स्टेट टच करती है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इस बॉर्डर को हम 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है वेस्टर्न रीजन में कौन सा एरिया है हमारा? लद्दाख वाला एरिया, स्पेशली अक्साई चीन वाला एरिया आप कह सकते हो, अक्साई चीन। मिडल में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और ईस्टर्न में अरुणाचल प्रदेश। ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जो भी हमारे डिस्प्यूट हैं इन एरियाज के साथ, चाइना के डिस्प्यूट इन एरियाज के साथ। ठीक है, मंडल थ्योरी क्या कहती है? हमारा जो इमीडिएट नेबर होगा वो नेचुरल दुश्मन होगा। ठीक है, तो ये है हमारा चाइना और ये है इंडिया। ये जम्मू कश्मीर है, ये पुराना मैप है इसलिए इधर आ जाएगा जम्मू कश्मीर, और ये लद्दाख वाला रीजन। ये सक्शम वैली है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी हम पढ़ेंगे। सक्शम वैली कहाँ पड़ती है? पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। इसका क्या इशू है हम आगे अभी देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इक्साई चीन ये पड़ता है, ये भी हम आगे देखेंगे। डेमचोक ये भी एक डिस्प्यूटेड रीजन है लद्दाख एरिया में। ये हैं हमारे वेस्टर्न एरियाज, वेस्टर्न सेक्टर। मिडिल सेक्टर में आ गया हमारा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। उसके बाद ये नेपाल आ गया, नेपाल के बाद सिक्किम आ गया हमारा, ये भूटान अलग कंट्री है, और यहाँ है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये हल्का सा मैप देख लिया, और कौन कौन सी स्टेट जो हैं वो टच करती हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना आर सिंपल? नहीं, सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, सिंगल फेस पे नहीं है, मल्टी फैसेटेड है। कॉपरेशन भी है और टेंशन भी है। कॉपरेशन हमें मिलता है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक कॉपरेशन, और बाकी सब है सिर्फ टेंशन ही टेंशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, डिफरेंट फेसेस पे हैं, कॉपरेशन भी है, टेंशन भी है। कॉपरेशन कहाँ है? इकोनॉमिक कॉपरेशन। चाइना इज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। सॉरी, चाइना इज इंडियाज लार्जेस्ट। हाँ, चाइना जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। बाईलेटरल ट्रेड होता है। ट्रेड की बात करें अगर हम, तो 22-23 का डाटा है 135.98 बिलियन डॉलर। ठीक है, 135 मीन्स 136 बिलियन डॉलर का जो बाईलेटरल ट्रेड हुआ है 2022-23 में। इंडिया क्या क्या इंपोर्ट करता है चाइना से? तो हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और केमिकल्स। हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं चाइना को? आयरन ओर, कॉटन, रॉ मटेरियल। ठीक है, हम दोनों की इकोनॉमी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनने वाला, फिर भी आपको हल्की सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, चाइना के ऊपर हमारी इकोनॉमी काफ़ी डिपेंड है। होवेवर हमने क्या किया है रिसेंटली, भारत सरकार ने, आपको पता है, आत्मनिर्भर भारत अभियान स्टार्ट किया था, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी कंट्री में ही प्रोडक्शन करें, हम किसी और पर डिपेंड ना रहें, ट्रेड डेफिसिट को कम करें और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। ठीक है, आगे पॉलिटिकल टेंशन क्या है डिटेल में पढ़ेंगे, बट मेन पॉलिटिकल टेंशन की बात करें, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना हमारे एरिया से, जो हमारा पीओके वाला एरिया है जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, वहाँ से चाइना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, वहाँ रोड बना रहा है, जो हमें मंजूर नहीं है। क्यों नहीं मंजूर? क्योंकि वो हमारी सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और भी काफ़ी सारे हमारे डिस्प्यूट हैं। तो अगर कहीं आ जाए BRI, तो ये इशू किसके साथ है? BRI क्या है? चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको। दूसरा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो हमारे एरिया से चाइना लेके जा रहा है हमें पूछे बिना। इंडिया की स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्या रहनी चाहिए? इंडिया को एक बैलेंस्ड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट रखनी होगी, रिलेशन बैलेंस करने होंगे। ठीक है, डिपेंडेंसी
कम करनी होगी हमें। India is advised to pursue a multifaceted strategy that includes economic diversification, military modernization, and diplomatic engagement to balance its relation with China। ठीक है, यहाँ से कुछ एग्जाम में आपको आने वाला नहीं है। These aspects highlight the ongoing dynamic in India-China relations, reflecting हम अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी हैं और चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। तो हम अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस, स्पेशली चैलेंजेस पे हम फोकस करेंगे क्या है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम चाइना का थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं इंडिया चाइना के रिलेशंस का। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस। अगर बात करें हम एंशिएंट टाइम की, तो एंशिएंट टाइम में हमारे चाइना के साथ बहुत बढ़िया रिलेशंस थे, एक्सीलेंट रिलेशंस विद चाइना। एंशिएंट टाइम में आपने नाम सुना होगा सिल्क रूट का, तो ट्रेड हुआ करता था सिल्क रूट के द्वारा। बहुत सारे चाइनीज ट्रैवलर इंडिया में आए हैं और इंडिया की जम के तारीफ की है अपनी बुक्स में। जैसे आपने याद रखने हैं एग्जाम के लिए दो ट्रैवलर, कौन कौन से? फाहियान, एंशिएंट इंडिया में आया था फाहियान। फाहियान कौन था? फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक चाइनीज ट्रैवलर था। फाहियान इंडिया में कब आया था? तो 5th सेंचुरी बीसी में आया था। फाहियान इंडिया के किसके कोर्ट में आया था, या इंडिया में तब किसका रूल था? तो इंडिया में था तब किसका रूल? चंद्रगुप्त सेकंड का। याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये है चंद्रगुप्त सेकंड, गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त सेकंड। कब आया था? 5th सेंचुरी बीसी में। किसके कोर्ट में? क्वेश्चन पूछा जाता है चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में। फाहियान ने बुक कौन सी लिखी थी? तो बुक लिखी थी फूको की। फूको की किसकी बुक है? फाहियान की बुक है। नेक्स्ट याद रखना है आपने ह्यूंग सांग। ह्यूंग सांग किसके कोर्ट में आया था? तो राजा हर्षवर्धन के कोर्ट में आया था। कब इंडिया में आया था? तो ये इंडिया में काफी साल रहा था, 629 एडी से लेके 645 एडी तक ये इंडिया में रहा था, नालंदा यूनिवर्सिटी में। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी में इसने पढ़ाई भी की थी और काफी काम भी किया था। तो इनकी एक बुक आप याद रखेंगे, सी यू की। सी यू की किसकी बुक है? ह्यूंग सांग की। ह्यूंग सांग किसके कोर्ट में आया था? एच से ह्यूंग सांग, एच से राजा हर्षवर्धन। फाहियान की बुक फूको की, एफ से फूको की, एफ से फाहियान, दूसरी सी यू की। अगर हम बात करें मॉडर्न रिलेशंस की इंडिया में, तो वो स्टार्ट होते हैं 1950 में। 1950 में क्यों स्टार्ट होते हैं? ऐसा क्या हुआ 1950 में? क्योंकि 1950 में क्या था? 1949 में जो आज का चाइना है वो इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इंडिया कब आज़ाद हुआ? 1947 में। और उसके 2 साल बाद चाइना ने भी फॉरेन पावर को एक्सपेल कर दिया। ठीक है, हालांकि फॉरेन पावर तो पहले ही एक्सपेल हो गई थी, बट कंप्लीटली जो आज का चाइना है, आज के चाइना को हम कहते हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये आज का चाइना है। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1949 में। किसने एस्टेब्लिश किया था? तो ये एस्टेब्लिश किया था मो जिडोंग ने। मो जिडोंग ने। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश्ड बाय माओ जेडोंग। कब? 1949, इंडिया के आज़ाद होने के 2 साल बाद। माओ जेडोंग की क्या पॉलिसी थी, क्या थ्योरी थी? तो माओ जेडोंग की पॉलिसी थी वन नेशन वन कल्चर थ्योरी दिया इन्होंने। एक नेशन का एक ही कल्चर, मींस स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा। जो सरकार बोलेगी, जो सरकार की पॉलिसी होगी, वही सबको माननी होगी। स्टेट का कल्चर ही जनता का कल्चर होगा। तो वन नेशन वन कल्चर की बात करते हैं कौन? माओ जेडोंग। तो तब से लेके आज तक यही पॉलिसी चलती आ रही है चाइना में, वन नेशन वन कल्चर। ठीक है, कोई राइट टू स्पीच, लिबर्टी, ये सब कुछ नहीं है। अपनी मर्जी से चाइना को चलाया जाता है अंडर वन नेशन वन कल्चर थ्योरी। ठीक है, हाँ, 1 अप्रैल 1950 हमारे रिलेशन कब स्टार्ट होते हैं चाइना के साथ? मॉडर्न रिलेशन। तो मॉडर्न रिलेशन स्टार्ट होते हैं चाइना के साथ 1 अप्रैल 1950 में। क्या हुआ था तब? तब इंडिया फर्स्ट कंट्री बनी थी, फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट कंट्री बनी थी। फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट कंट्री बनी थी जिसने डिप्लोमेटिक रिलेशन चाइना के साथ बनाए थे। 1 अप्रैल 1950 को
इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था चाइना को एज पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना या हैज सोशलिस्ट कंट्री। तो हमने कब रिकॉग्नाइज किया चाइना को एज सोशलिस्ट कंट्री? 1 अप्रैल 1950, याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1954 में चाइना के प्रीमियर जोहो एनले इंडिया विजिट करते हैं। ठीक है, जोहो एनले विजिटेड चाइना लिखा है, बट इंडिया को विजिट करते हैं, चाइना के थे ये, और इनवाइट करते हैं ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसी साल अक्टूबर में चाइना जाते हैं। तो 1954 में हमारे रिलेशन जो हैं वो और आगे बढ़ने लगे। रिलेशन स्टार्ट कब हुए? 1 अप्रैल 1950 में। ठीक है, जब इंडिया ने रिकॉग्नाइज्ड किया चाइना को एज सोशलिस्ट कंट्री। तो फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट कंट्री थी इंडिया जिसने चाइना को रिकॉग्नाइज्ड किया था एज सोशलिस्ट कंट्री। 1954 में एनले इंडिया में आते हैं और जवाहरलाल नेहरू को इनवाइट करते हैं, और जवाहरलाल नेहरू जाते हैं अक्टूबर 1954 में। ठीक है, अगर पूछा जाए फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन था जिसने विजिट किया था चाइना को, तो फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट हेड ऑफ गवर्नमेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने विजिट किया था पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को। ठीक है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, माओ जेडोंग की चाइना। और 1954 में ही इन्होंने 29 अप्रैल 1954 को इन्होंने 5 प्रिंसिपल साइन किए थे। 5 प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल? पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के प्रिंसिपल, जिनको नाम दिया गया था पंचशील। यहां से आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे। पंचशील एग्रीमेंट किस किस के बीच? पंचशील एग्रीमेंट क्या है? सबसे पहले 5 प्रिंसिपल्स ऑफ कोएग्जिस्टेंस। पंचशील प्रिंसिपल किस किस के बीच में साइन हुए थे? तो इंडिया के बीच में और चाइना के बीच में साइन हुए थे। कब हुए थे? 29 अप्रैल 1954 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। किस किस के बीच में हुए थे? तो एनले के बीच में, जो कि चाइना के प्रीमियर थे, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में हुए थे। कहाँ हुए थे? याद रखना, चाइना में नहीं हुए थे, श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में हुए थे। इन अ ब्रॉडकास्ट स्पीच मेड एट द टाइम ऑफ एशियन प्राइम मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस कोलंबो। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्या है? 5 प्रिंसिपल याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे। म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे हम एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की और सोवरेनिटी की। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और एंड सोवरेनिटी। ठीक है, नॉन एग्रेशन, ना चाइना इंडिया पे अटैक करेगा, ना इंडिया चाइना पे अटैक करेगा। इंडिया और चाइना आपस में नॉन एग्रेसिव रहेंगे। नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स, ना इंडिया इंटरनल अफेयर चाइना के इंटरनल अफेयर में दखल अंदाजी करेगा, ना चाइना हमारे इंटरनल अफेयर में छेड़खानी करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल कॉपरेशन, दोनों एक दूसरे की तरफ शो करेंगे क्या? इक्वलिटी और म्यूचुअल कॉपरेशन, और दोनों अडॉप्ट करेंगे पॉलिसी ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ठीक है, ये 5 प्रिंसिपल हैं। पंचशील प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ऑलरेडी भी इनको पढ़ चुके हैं। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये पंचशील के जो 5 प्रिंसिपल हैं, या पंचशील को, यही पंचशील प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया था इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। किसी भी नेशन के साथ अगर हम फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो हम ये 5 प्रिंसिपल कंसिडर करते हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के फीचर्स में भी हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसीलिए नेहरू को कहा जाता है फादर ऑफ पंचशील प्रिंसिपल। तो फादर ऑफ पंचशील प्रिंसिपल किसको कहा जाता है? नेहरू को। कब साइन हुए? 1954 में। किसके बीच में? चाइना और इंडिया के बीच में। बाद में ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी का भी पार्ट बन गए। क्या है 5 प्रिंसिपल? म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के लिए, नॉन अग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल कॉपरेशन, और अडॉप्ट करेंगे हम पॉलिसी ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ठीक है, फादर ऑफ पंचशील नेहरू। चलिए आगे। 1954 से लेके 1959 तक एक स्लोगन फेमस हुआ। कौन सा स्लोगन था? हिंदी चीनी बाई बाई। हिंदी चीनी, खाने वाली चीनी नहीं, चीन के लोगों की बात की जा रही है, और हिंदी मीन्स इंडियन। हिंदी चीनी बाई बाई। पंचशील के बाद
1955 तक ये स्लोगन चला। मीन्स ये चाइनीज को बोलने लगे, चाइनी तो अपने भाई हैं, इंडिया इंडिया वालों को वो कहते थे हिंदी तो अपने भाई हैं, ठीक है। बट 1959 में के बाद कुछ ऐसा हुआ कि हिंदी चीनी बाय बाय से बदल गया, हिंदी चीनी बाय बाय, हिंदी चीनी बाय बाय से हिंदी चीनी बाय बाय, टाटा टाटा बाय बाय। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ अभी हम जानेंगे। हिंदी चीनी बाय बाय से हिंदी चीनी बाय बाय क्यों हुआ, वो जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा चाइना और तिब्बत का इशू, ठीक है। चाइना और तिब्बत का इशू 1959 में ऐसा क्या हुआ था चाइना तिब्बत के साथ, ठीक है। तिब्बत क्या है, ये इंडिया है हमारा, ये चाइना है और ये है तिब्बत। तिब्बत की कैपिटल लासा, ठीक है। अब चाइना का पार्ट है तिब्बत या चाइना अलग से है, तो ये हम पहले जान लेते हैं। ये जानने के लिए हमें सबसे पहले हिस्ट्री देखनी पड़ेगी तिब्बत की, ब्रीफ सी हिस्ट्री देखेंगे। चाइना में एक डायनेस्टी रूल किया करती थी जिसका नाम था चिंग डायनेस्टी, क्यू से पढ़ते हैं बट इसको पढ़ते हैं चिंग डायनेस्टी। चिंग डायनेस्टी या माचो डायनेस्टी, मैनचो डायनेस्टी या माचो डायनेस्टी। चिंग डायनेस्टी, मैनचो डायनेस्टी कहाँ रूल करती थी, चाइना में। कब से कब, 1644 से लेके 1912 तक, 1912 तक, ठीक है, 1912 तक। चिंग डायनेस्टी जो चाइना में रूल किया करती थी, उस चिंग डायनेस्टी ने चाइना को इन्वेड किया। कब किया, 1720 में। चाइना उसने तिब्बत को इन्वेड किया। चिंग डायनेस्टी चाइना को रूल कर रही थी कब से कब, 1644 से लेके 1912 तक। क्या चिंग डायनेस्टी स्टार्टिंग में तिब्बत पर रूल कर रही थी, नहीं। तिब्बत को कब इन्वेड किया, 1720 में, और 1912 तक तिब्बत भी चिंग डायनेस्टी के अंडर रहा। 1911 में एक रिवोल्यूशन हुआ था, एक रिवोल्यूशन हुआ था, सिन्हे रेवोल्यूशन कहते हैं इसको, सिन्हे रेवोल्यूशन। सिन्हे रेवोल्यूशन क्या था, सिन्हे रेवोल्यूशन था, चिन्हे रेवोल्यूशन या सिन्हे रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन चाइना में हुआ था और ये रेवोल्यूशन चाइनीज लोगों ने किया था चिंग डायनेस्टी के खिलाफ। और इस रेवोल्यूशन ने चिंग डायनेस्टी को उखाड़ के फेंक दिया था और चाइना बन गया था एक रिपब्लिकन कंट्री। 1911 कैसे याद रखेंगे, इंडिया की कैपिटल कोलकाता से दिल्ली कब शिफ्ट हुई थी, 1911 में, ठीक है। 1911 में इंडिया की कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुई थी। तो उसी साल चाइना में भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था जिस रेवोल्यूशन ने चिंग डायनेस्टी को उखाड़ फेंका था। तो चिंग डायनेस्टी को उखाड़ने के बाद चाइना बन गया था एक रिपब्लिकन कंट्री। कब, 1912 में, ठीक है। ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1912 में चाइना को क्या कहने लगे हम, रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो 1949 तक रहता है रिपब्लिक ऑफ चाइना और अब क्या है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। तिब्बत को भी आजादी मिल गई 1912 में और दलाई लामा ने अनाउंस किया कि हम हैं एक स्मॉल और इंडिपेंडेंट रिलीजियस कंट्री, ठीक है। चिंग डायनेस्टी को उखाड़ फेंका चाइना से और कहां से, तिब्बत से भी। तो तिब्बत ने अपना ऐलान कर दिया कि हम अब इंडिपेंडेंट हैं बट वी आर अ स्मॉल इंडिपेंडेंट रिलीजियस कंट्री, ठीक है। किसने अनाउंस किया, दलाई लामा ने। दलाई लामा कौन है, तिब्बत के रिलीजन में तिब्बत में जो रिलीजन है उसका नाम है तिब्बतियन बुद्धिज्म, जो गौतम बुद्धा ने स्टार्ट किया था। वो बाद में आपको पता है गौतम बुद्धा के बाद वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। उसके बाद मतलब काफ़ी सारे उसमें डिवीजन हो गए थे। तो तिब्बत में जो डिवीजन है उसका नाम है तिब्बतियन बुद्धिज्म, उसको कहते हैं। तो तिब्बत के बुद्धिज्म में जो हेड ऑफ रिलीजन होता है, ये रिलीजियस हेड होता है या स्पिरिचुअल हेड होता है या स्पिरिचुअल गुरु होता है, उसको कहते हैं दलाई लामा। दलाई लामा कोई नाम नहीं है, ये पोस्ट का नाम है, ठीक है। रिलीजियस हेड या स्पिरिचुअल हेड तिब्बत के क्या कहते हैं, दलाई लामा। अभी करंट दलाई लामा कितने नंबर के दलाई लामा है,
तो 14th नंबर के दलाई लामा है जो कि 90 साल के हैं और वो रहते हैं इंडिया में धर्मशाला में। इंडिया में धर्मशाला में क्यों रहते हैं अभी हम देखेंगे, ठीक है। दलाई लामा कहाँ रहते हैं? इंडिया में। कैसे पहुंचे इंडिया में? दलाई लामा ने ऐलान कर दिया कि हम एक स्मॉल इंडिपेंडेंट रिलीजियस कंट्री हैं, बट चाइना मानने वाला था। चाइना ने बोला कि नहीं, आप तो हमारे हो। चिंग डायनेस्टी आप पे भी थी, हम पे भी थी, हम अब चिंग डायनेस्टी चली गई तो आप भी हमारे हुए। तो तिब्बत में और चाइना के बीच में डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया। इस डिस्प्यूट को हल किया किसने? ब्रिटिशर ने, अंग्रेजों ने। उस टाइम इंडिया में भी अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन करवाया, एक कन्वेंशन हुई, शिमला कन्वेंशन 1914 या शिमला एग्रीमेंट 1914। इंपॉर्टेंट है। शिमला एग्रीमेंट 1914 का या शिमला कन्वेंशन 1914 का किसके रिलेटेड है? चाइना और तिब्बत के बीच में रिश्ते ठीक करने की बात करते हैं। कौन? अंग्रेज, ब्रिटिशर, ठीक है। शिमला कन्वेंशन कब हुई थी? 1914 में। किस किस के बीच में हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लिश की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों के बीच में, चाइना के बीच में और तिब्बत के बीच में। तिब्बत को और चाइना को बुलाया इन्होंने शिमला में कि आइए आपकी बात करते हैं। शिमला कन्वेंशन प्रोवाइडेड दैट तिब्बत वुड रिमेन इन द हैंड्स ऑफ तिब्बतियन गवर्नमेंट, कि तिब्बत जो है वो तिब्बतियन गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, बट चाइनीज की सुजरेंटी के अंडर रहेगा। मींस ओवरऑल वो हेड कौन होगा? छत्र छाया किसकी होगी? चाइना की छत्र छाया में रहेगा, चाइना के अंडर रहेगा, बट उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन होगी। चाइना जो है वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर नहीं करेगा। चाइना वुड नॉट इंटरफेयर इन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। कन्वेंशन आल्सो डिफाइन द बाउंड्री बिटवीन तिब्बत और चाइना के बीच में बाउंड्री को भी बताया, ठीक है। कौन? बिटवीन और तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया की बाउंड्री को भी उन्होंने डिमार्केट किया। और तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में जो बाउंड्री थी, बाद में इस बाउंड्री का नाम बना मैकमोहन लाइन। तिब्बत और इंडिया के बीच की जो बाउंड्री है, या चाइना और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री है, क्या नाम है? मैकमोहन लाइन, ठीक है, तिब्बत वाले रीजन में। समझ आ गई यहां तक? क्या बात की हमने चीनी हिंदी चीनी बाय बाय से हिंदी चीनी बाय बाय कैसे पहुंचे, वो जानने के लिए हमें चाइना और तिब्बत का इशू देखना है। उसके लिए हमने पहले डिस्कस की हल्की सी हिस्ट्री। चिंग डायनेस्टी रूल करती थी, चिंग डायनेस्टी को उखाड़ फेंका 1911 में, तिब्बत भी आज़ाद हुआ। दलाई लामा ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, बट चाइना ने बोला कि नहीं, आप आज़ाद नहीं हो। दलाई लामा कौन है? रिलीजियस हेड है। करंट दलाई लामा 14th नंबर के दलाई लामा है, 90 साल इनकी उम्र है, अभी धर्मशाला में, हिमाचल में। ब्रिटिश इस मैटर को सॉल्व करने के लिए तिब्बत को और चाइना को बुलाया। कहाँ? शिमला में। तो शिमला कन्वेंशन या शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ। किस किस के बीच में? इंग्लिश के बीच में, चाइना और तिब्बत के बीच में। कि तिब्बत जो है वो तिब्बतियन गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, बट ओवरऑल सुजरेंटी होगी चाइना की। बाउंड्री भी डिसाइड की। 1914 से लेके 1950 तक तिब्बत जो है वो तिब्बतियन गवर्नमेंट के अंडर ही रहता है, एज पर शिमला कन्वेंशन। अब 1949 में माओ जेडोंग ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को एस्टेब्लिश किया, और उन्होंने कोशिश की कि जो तिब्बत है वो हमारे अंडर आ जाए। उसके लिए उन्होंने तिब्बत के साथ साइन किया 17 पॉइंट एग्रीमेंट। 17 पॉइंट एग्रीमेंट या इसको कहते हैं 1951 एग्रीमेंट। तो 1951 एग्रीमेंट या 17 पॉइंट एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ था? तो ये तिब्बतियन गवर्नमेंट और किसके बीच में हुआ था? चाइना के बीच में हुआ था। क्या था ये? 17th पॉइंट एग्रीमेंट वाज एन एग्रीमेंट साइन इन 1951 बिटवीन चाइना एंड पीपल between Tibet and People Republic of China. Under this agreement, China pledged to keep the Tibet's traditional government and religion in place after having invaded Tibet in 1949. Means 1949 में तिब्बत को जबरदस्ती इन्वेड कर लिया चाइना ने,
और फोर्सफुली 17 पॉइंट एग्रीमेंट साइन किया। दलाई लामा इस चीज के लिए खुश नहीं थे। ठीक है, दलाई लामा खुश नहीं होंगे तो क्या होगा? दलाई लामा जो है वो रिलीजियस हेड है, जनता दलाई लामा के साथ जुट जाएगी। तो 1959 तक चीजें चली जैसी कैसी थी, 7-8 साल चीजें चली। दलाई लामा को भी बुलाया गया चाइना में। दलाई लामा को लगा कि हाँ यार, चाइना तो काफी डेवलप है, तो हमारे एरिया को भी चाइना अच्छा डेवलप कर देगा और हमारे रिलीजियस मैटर में भी इंटरफेयर नहीं करेगा। बट ऐसा चाइना ने नहीं किया। चाइना ने उनके रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करने की कोशिश की, वन नेशन वन कल्चर थोपने की कोशिश की, जिसकी वजह से क्या हुआ? तिब्बतियन अपराइजिंग 1959 में तिब्बत के लोग जो थे वो रिवॉल्ट कर बैठे चाइना के साथ। तिब्बतियन अपराइजिंग बिगेन ऑन 10 मार्च 1959। कहाँ? तिब्बत की कैपिटल लासा में। ठीक है, विच वॉज अंडर द अफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के कंट्रोल में थी। हजारों के हिसाब से लोग जो हैं वो बाहर निकले और चाइना के खिलाफ रिवॉल्ट करने लगे। इस रिवॉल्ट को चाइना ने पूरे तरीके से क्रश करने की कोशिश की, बट रिवॉल्ट कुछ हद से ज़्यादा बढ़ गया और इन्होंने क्या किया? इन्होंने दलाई लामा को इनवाइट किया चाइना में। दलाई लामा को बोला कि आप चाइना में आइए, हम बैठ के आपके साथ बात करेंगे, इस मैटर को सॉर्ट आउट करेंगे, बट एक हमारी कंडीशन है कि आप कोई भी सिक्योरिटी साथ में लेकर नहीं आएंगे, अकेले आएंगे। मीन्स उनका प्लान था दलाई लामा को डिटेन करने का और मारने का। तो ये चीज़ पता चल गई दलाई लामा को, और दलाई लामा अपने बहुत सारे सपोर्टर्स के साथ चाइना छोड़ के भाग गए। ठीक है, कहाँ भागे? चाइना छोड़ के सीधे पहुंच के वो इंडिया, और इंडिया में आके उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से असाइलम मांगा कि मुझे जगह दी जाए, रहने के लिए असाइलम दिया जाए। असाइलम क्या होता है? जब कोई कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में आता है और वहाँ जगह मिलती है, उसको असाइलम कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको असाइलम दिया। कहाँ? धर्मशाला में। तब से लेके 1959 से लेके आज तक दलाई लामा 14th नंबर के जो दलाई लामा हैं, जिनकी एज 90 साल है, वो धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे हैं। जब ये चीज़ चाइना को पता चली तो चाइना बोलने लगा भाई इंडिया ने वायलेशन किया है पंचशील प्रिंसिपल का। पंचशील प्रिंसिपल क्या थे? कि हम कॉपरेशन से रहेंगे, पीस से रहेंगे, एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला ये हमारा इंटरनल मैटर था, तो आपने इसमें दखलंदाजी की है, वायलेशन किया है पंचशील का। तो चाइना का दिमाग थोड़ा सटक गया। ठीक है, और 1959 में ही एनले जो प्रीमियर थे चाइना के, उन्होंने बोला कि ये मैकमोहन लाइन को हम नहीं मानते, ये अंग्रेजों ने जबरदस्ती हम पे थोपी थी। ठीक है, और उन्होंने बोला, एक पॉलिसी सामने लेके आए, एक थ्योरी लेके आए जो माओ जेडोंग की थ्योरी थी। माओ जेडोंग ने 1939 में एक थ्योरी दी थी। माओ जेडोंग ने 1939 में एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था 5 फिंगर पॉलिसी। 5 फिंगर पॉलिसी किसकी पॉलिसी थी? क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? 5 फिंगर पॉलिसी किसकी है? चाइना की है। कौन सा पर्सन एसोसिएटेड है? माओ जेडोंग। कब दी थी ये? 1939 में। क्या कहती है 5 फिंगर पॉलिसी? 5 फिंगर पॉलिसी कहती है कि जो चाइना है, चाइना का राइट हैंड है तिब्बत, चाइना का राइट हैंड है तिब्बत, और तिब्बत जो है वो चाइना की हथेली है, पाम है। और इस हाथ की 5 उंगलियां होती है ना, तो चाइना है हथेली, पाम, और उंगलियां कौन कौन सी हैं? लद्दाख 1 उंगली, नेपाल 2nd उंगली, सिक्किम 3rd फिंगर, भूटान 4th, और अरुणाचल प्रदेश 5th फिंगर। और हमने क्या करना है? ये चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सबको आज़ाद करवाना है। ये पॉलिसी किसकी थी? ये पॉलिसी थी माओ जेडोंग की। कब इन्होंने दी थी ये पॉलिसी या थ्योरी? 1939 में। ठीक है, जब हमने असाइलम दिया तो चाइना ने बोला कि आपने वायलेट किया है पंचशील को, हम मैकमोहन लाइन को भी नहीं मानते, और जो माओ जेडोंग ने 5 फिंगर पॉलिसी दी थी हम उसको मानते हैं। उसके हिसाब से तिब्बत हमारा राइट हैंड है, तिब्बत हमारा राइट हैंड का पाम है, हथेली है, और उसकी 5 उंगलियां हैं। लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, ये सब हमें चाहिए, और इन सब को हम कराएंगे आज़ाद। ठीक है,
और क्या किया इन्होंने, चाइना ने लद्दाख के कुछ एरिया में इनकी फोर्सेस जाती थी घूमने, चक्कर लगाने, वहाँ ये खा पी के अपना सामान फेंक देते थे, जैसे कोई चिप्स खाया उसका पैकेट फेंक दिया, टॉफ़ी का पैकेट फेंक दिया, ऐसी अपना सामान फेंक दिया और बोला कि हाँ ये हमारी जगह है भाई, इसीलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ऐसा ही काम करने लगे वो अरुणाचल प्रदेश के एरियाज़ में, और बाकी एरियाज़ में भी ऐसे ही छेड़खानी करने लगे। तो इसको टैकल करने के लिए इंडिया ने एक पॉलिसी स्टार्ट की जिसका नाम था फॉरवर्ड पॉलिसी 1961। फॉरवर्ड पॉलिसी क्या है, कब लॉन्च की, कब फॉरवर्ड पॉलिसी की डेट क्या है, 1961। किसकी है ये, इंडिया की। क्या है कि जो एरिया, जिन एरिया में चाइनीज़ छेड़खानी कर रहे हैं और अपना छोटा मोटा सामान फेंक रहे हैं, चल फिर रहे हैं, उन एरिया को थोड़ा कंट्रोल में लिया जाए। तो इंडिया ने वहाँ अपने ट्रूप्स भेजना स्टार्ट कर दिए, चक्कर लगाना। ठीक है, इसका रिएक्शन क्या हुआ, किस किस का रिएक्शन, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फॉरवर्ड पॉलिसी थी, और दलाई लामा का असाइलम। इंडिया ने हम पे अटैक कर दिया 1962 में बिन बुलाए, जिसको कहते हैं हम इंडिया चाइना वार या साइनो इंडियन वार। क्या था साइनो इंडियन वार, ये एक आर्म्ड कन्फ्लिक्ट था इंडिया और चाइना के बीच में। कब हुआ था, अक्टूबर 20 से लेके नवंबर 20 तक, लगभग 1 महीना चला 1962 तक। कौन कौन से एरिया में, जो मेन एरिया थे वो था अक्साई चीन, लद्दाख वाला एरिया, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इन जगहों पे चढ़ाई कर दी चाइना ने और हम ये जंग हार गए। ठीक है, तब से लेके आज तक ये डिस्प्यूटेड एरियाज है। चाइना लॉन्च्ड अ सरप्राइज अटैक ऑन इंडिया। इंडिया तैयार नहीं था और इंडिया ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि हिंदी चीनी बाई बाई की बात होती थी। तो चाइना ने गद्दारी की और इंडिया पे अटैक कर दिया 1962 में। हमारी हार हो गई और बाद में सीज फायर डिक्लेयर किया चाइना ने, वार रुक गई। बट इंडिया चाइना के रिलेशन जो थे वो हद से ज़्यादा ख़राब हो गए। तब से लेके आज तक इंडिया चाइना के रिलेशन अच्छे से कुछ अच्छे नहीं हुए। काफ़ी ट्राई की गई, कोशिशें की गई ठीक करने की, बट बढ़िया नहीं हुए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दिस डिफीट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पीडिस फॉर डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन एज अ मीन्स ऑफ डेटरिंग पोटेंशियल एग्रेशन। ठीक है, असल में 1962 में ये वार हुई। ठीक है, 1964 में चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। चाइना एक न्यूक्लियर कंट्री बन गई और हमने भी न्यूक्लियर पे अपना काम करना शुरू कर दिया। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई और चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। ठीक है, और चाइना ने पाकिस्तान को हेल्प भी की कि आप भी न्यूक्लियर बम बनाओ, भूखे मरना है मरो, कोई बात नहीं, भूखे रह लो बट न्यूक्लियर बम बना लो। तो हमारे लिए भी ज़रूरी हो गया न्यूक्लियर बम बनाना, और हमने भी न्यूक्लियर बम बनाया 1974 में। ठीक है ना, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो सीक्वेंस में लेक्चर देखें, पता चल जाएगा। 1976 तक ये रिलेशन जो थे हिंदी चीनी टाटा बाय बाय वाले हो गए। ठीक है, बट 1976 में हमारे रिलेशन चाइना के साथ थोड़े इम्प्रूव हुए। कैसे इम्प्रूव हुए, मो जिडांग की डेथ हो जाती है 1976 में। राजीव गांधी 1988 में चाइना विजिट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, चाइना ने कब विजिट किया राजीव गांधी ने, 1988 में। रिलेशन बेटर हुए। 1989 में जॉइंट वर्किंग ग्रुप फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, सीबीएम कब साइन हुआ, सीबीएम क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। किस किस के बीच में, जॉइंट वर्किंग ग्रुप फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किसके बीच में साइन हुआ, इंडिया और चाइना के बीच में। कब, 1989 में, कि हम बैठ के अपनी बाउंड्रीज के डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जॉइंट वर्किंग ग्रुप फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कब साइन हुआ, 1989। किसके बीच में, इंडिया चाइना के बीच में। क्या करेंगे हम मिलके अपनी बाउंड्रीज के डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। 1990 पोस्ट कोल्ड वार मैंने पढ़ाया था आपको, 1945 से लेकर 1990 तक चला था। पोस्ट कोल्ड वार हमने, इंडिया और चाइना ने
अपनी इकोनॉमिक टाइज को मजबूत किया। 1992 में 1988 में राजीव गांधी ने विजिट किया चाइना में, और 1992 में 1992 में इंडिया के प्रेसिडेंट विजिट किए चाइना में। कौन थे प्रेसिडेंट? आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया के जिन्होंने विजिट किया चाइना में। ठीक है। 1996 एक और एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, एग्रीमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कब साइन हुआ? 1996 में बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, 2003 में डिक्लेरेशन ऑन प्रिंसिपल्स फॉर रिलेशंस एंड कंप्रिहेंसिव कोऑपरेशन। डिक्लेरेशन ऑन प्रिंसिपल्स फॉर रिलेशंस एंड कंप्रिहेंसिव कोऑपरेशन, ये क्या था? इसमें चाइना ने रिकॉग्नाइज किया इंडिया की सोवरेनिटी ओवर सिक्किम। एक उंगली, कौन सी उंगली? जो चाइना की 5 फिंगर पॉलिसी थी, जिसमें हथेली का काम करता था कौन? तिब्बत, और उनमें से एक फिंगर चाइना थी। तो एक फिंगर उन्होंने मान लिया कि हमारी नहीं है, सिक्किम जो है वो आपकी स्टेट है। ठीक है, तो सिक्किम 2003 में क्यों माना? ऐसा क्या हुआ था? 1947 में जब हम आज़ाद हुए तब सिक्किम हमारा पार्ट था या नहीं? हमारा पार्ट नहीं था। तो किसका पार्ट था? सिक्किम का हल्का सा जान लेते हैं। सिक्किम के में एक डायनेस्टी रूल किया करती थी जिसका नाम था चोग्याल डायनेस्टी। चोग्याल डायनेस्टी, चोग्याल डायनेस्टी किसको रूल करती थी? सिक्किम को। चोग्याल डायनेस्टी के मोनार्क रूल किया करते थे सिक्किम को। कब से कब? 1642 से लेके 1975 तक। ठीक है, 1642 से लेके 1975 तक सिक्किम पे चोग्याल डायनेस्टी का रूल था। 1975 में एक रेफरेंडम हुआ और सिक्किम के लोगों ने बोला कि हम इंडिया के साथ जाएंगे। ठीक है, तो इंडिया बन गई 22nd स्टेट। कब? सिक्किम बन गई 22nd स्टेट ऑफ इंडिया कब? मई 16, 1975। वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्किम इंडिया की कौन सी नंबर की स्टेट बनी? 22 नंबर की। कब बनी? 1975 में। बट ये चाइना क्या कहता था? 5 उंगलियों में से एक उंगली है हमारी, और 2003 में चाइना ने भी मान लिया कि ठीक है ये आपकी स्टेट है। ठीक है, चलिए आगे। इंडिया चाइना के बॉर्डर के कुछ डिस्प्यूट देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, सक्षम वैली, यहाँ सक्षम वैली क्या है, कहाँ है? ट्रांस कोराकोरम ट्रैक भी कहते हैं इसको, ट्रांस कोराकोरम ट्रैक। सक्षम वैली कहाँ है? हिमालयन रीजन में है। क्या पूछा जा सकता है, कौन से रीजन में है? तो वेस्टर्न रीजन में है, लद्दाख वाले एरिया में। आज के टाइम में ये पीओ का पार्ट था ये, बट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का पार्ट था। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, बट पाकिस्तान के कब्जे में है। और सक्षम वैली जो है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का पार्ट है, बट पाकिस्तान ने ये दे दिया किसको? चाइना को। वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। ट्रांसफर टू चाइना कैसे? 1963 का बाउंड्री एग्रीमेंट। 1963 का बाउंड्री एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ? चाइना के बीच में और पाकिस्तान के बीच में। कौन सी वैली या कौन से एरिया को चाइना को दे दिया पाकिस्तान ने? तो सक्षम वैली। सक्षम वैली पीओ का पार्ट है, हमारा पार्ट है, बट पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। इंडिया हैज स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट चाइनाज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। इस जगह में जब चाइना ने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की तो हमने प्रोटेस्ट किया। और क्या यहाँ से आ सकता है एग्जाम में? इसके साथ में है सैचिन ग्लेशियर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सक्षम वैली के साथ बाउंड्री करता है सैचिन ग्लेशियर। सैचिन ग्लेशियर जो है ये दुनिया की हाईएस्ट बैटल फील्ड है, वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल फील्ड। कौन सी है? सैचिन ग्लेशियर। कहाँ है? सक्षम वैली के पास में। क्या ये पीओके का पार्ट है? नहीं, ये हमारे कब्जे में है। कब आया था हमारे कब्जे में? 1984 में। वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ इंडिया की पोस्ट, आर्मी की एक पोस्ट है, उसका नाम है कुमार पोस्ट। ठीक है, कुमार पोस्ट। रिसेंटली ये न्यूज़ में भी था
कैप्टन शिवा चौहान बिकेम फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट कमार पोस्ट। तो कमार पोस्ट पे फर्स्ट फीमेल ऑफिसर किसको डिप्लॉय किया गया है? कैप्टन शिवा चौहान को। वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड कौन सा है? सचिन ग्लेशियर। कमार पोस्ट कहाँ है? सचिन ग्लेशियर में। ये इंडिया के कब्जे में कब आया? 1984 में। ठीक है। इसके साथ में ही एक वैली है, उसका नाम है गैल्वन वैली। गैल्वन वैली, गैल्वन वैली कहाँ है? ये भी लद्दाख रीजन में है। यहाँ भी कुछ क्लैशेस हुए थे इंडिया और चाइना के बीच में 2020 में। ठीक है। ये कहाँ है? ये अक्साई चीन रीजन के साथ में जुड़ा हुआ है। गैल्वन वैली कहाँ है? अक्साई चीन रीजन में। अक्साई चीन रीजन क्या है? ये भी डिस्प्यूटेड एरिया है चाइना और इंडिया के बीच में, लद्दाख रीजन में। ठीक है। ये हमारा पार्ट है बट अभी चाइना के कंट्रोल में है। ठीक है। चाइना के कंट्रोल में है। चाइना के कंट्रोल में क्यों है? ये प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने दो बाउंड्रीज बताई थी, एक जॉनसन लाइन और एक मैकडोनाल्ड लाइन। जॉनसन लाइन कहाँ है? लद्दाख रीजन में। मैकडोनाल्ड लाइन कहाँ है? लद्दाख रीजन में। ये किसको डिमार्केट कर दिए हैं? एक्साई चीन को। अगर हम जॉनसन लाइन को माने, जॉनसन लाइन के हिसाब से एक्साई चीन इंडिया का पार्ट है और मैकडोनाल्ड लाइन के हिसाब से एक्साई चीन चाइना का पार्ट है। इंडिया किसको मानता है? इंडिया मानता है जॉनसन लाइन को। हम जॉनसन लाइन को मानते हैं, मैकडोनाल्ड लाइन को नहीं मानते। चाइना वाले मैकडोनाल्ड लाइन को मानते हैं, वो जॉनसन लाइन को नहीं मानते। तो एज पर जॉनसन लाइन एक्साई चीन इंडिया का है, एज पर मैकडोनाल्ड लाइन एक्साई चीन चाइना का है। ठीक है। चलिए आगे। नेक्स्ट क्या है? पेंगोंग सो लेक। पेंगोंग सो लेक ये कहाँ है? पूछा जा सकता है हल्का सा कहीं मैच वगैरह में। पेंगोंग लेक हो गई या डिपसैंग प्लेन हो गए या डेमचोक एरिया हो गए। ये कुछ डिस्प्यूटेड रीजन है इंडिया और चाइना के बीच में, लद्दाख वाले एरिया में। ठीक है। तो वेस्टर्न रीजन हमने देख लिया, वेस्टर्न रीजन हमने पढ़ लिया। वेस्टर्न रीजन से इतने ही आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। सक्शम वैली, ट्रांसकोराकुरम ट्रैक, 1963 बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, बट हमारा पार्ट है। हमने प्रोटेस्ट किया जब यहाँ इन्होंने कंस्ट्रक्शन की। इसके साथ में है सैचिन ग्लेशियर जो हमारे कब्जे में है। कब आया हमारे पास? कब हमने कहा कब वहाँ अपनी मिलिट्री पोस्ट को हमने मेंटेन कब किया? कब्जे में हम है तो हमारा ही, बट हमने अपनी एक वहाँ कमार पोस्ट बनाई थी जहाँ हमारी मिलिट्री रहती है। तो ये वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड है सैचिन ग्लेशियर। 1984 में हमने अपनी वहाँ आर्मी मेंटेन की थी। कैप्टन शिवा चौहान 2023 में फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं जो ऑपरेशनली डिप्लॉय की गई हैं कुमार पोस्ट पे। गालवान वैली या अक्साई चीन रीजन डिस्प्यूटेड एरिया है चाइना और इंडिया के बीच में, लद्दाख वाले रीजन में, वेस्टर्न रीजन में। 2020 में गालवान वैली में क्लैशेस हुए थे इंडिया और चाइना के बीच में। अक्साई चीन ये भी डिस्प्यूटेड एरिया है। अगर हम जॉनसन लाइन को माने तो अक्साई चीन हमारा है, अगर मैकडोनाल्ड लाइन को माने तो अक्साई चीन चाइना का है, बट किसके कंट्रोल में है? चाइना के कंट्रोल में है। चलिए, पेंगोंग लेक कहाँ है? पेंगोंग सो लेक कहाँ है? लद्दाख रीजन में है, डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन चाइना एंड इंडिया। डिपसांग प्लेन्स कहाँ है? लद्दाख वाले एरिया में है, इंडिया चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है। और डेमचोक एरिया कहाँ है? लद्दाख रीजन में, डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है। चलिए, ये है सक्शम वैली, हमारा पार्ट है। पाकिस्तान ने दे दिया किसको? चाइना को। ये अक्साई चीन हमारा पार्ट है, चाइना के कंट्रोल में है। ये कोराकोरम पास, सैचन, कमार पोस्ट। ठीक है। ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख रीजन और जम्मू एंड कश्मीर इधर है, ये पुराना मैप है। ठीक है। आगे अब जाते हैं हम मिडल एरिया की बात करते हैं, मिडल सेक्टर की। नथुला और चोला क्लैश, नथुला क्लैश। ला का मतलब तिब्बतियन लैंग्वेज में होता है पासेस। तो नथुला पास कहाँ है? सिक्किम में। चोला पास कहाँ है? सिक्किम में। तो नथुला और चोला में क्लैशेस हुए थे, किस किस के बीच में? इंडिया चाइना के वार बीच में, और इसको कहा जाता है इंडिया चाइना का वार 1967 का। ठीक है। 1967 का इंडिया चाइना का वार कहाँ हुआ था? नथुला में या चोला में। ठीक है।
ये डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और चाइना के बीच में। कौन सी जगह? सिक्किम वाले एरिया में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, कहीं मैच के लिए पूछा जा सकता है। नाथुला क्लैशेस, चोला क्लैशेस, इंडिया चाइना वार 1967 कौन से एरिया में? सिक्किम वाले एरिया में। ठीक है। तुलंगला क्लैश, तुलंगला, ला मीन्स पास। तुलंगला क्लैश कब हुए थे? 1975 में। असम राइफल किस किस के बीच में हुए थे? असम राइफल और चाइनीज ट्रूप्स के बीच में। यहाँ 4 इंडिया के सोल्जर मारे गए थे असम राइफल्स के। तुलंगला क्लैश कहाँ हुए थे? अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में। कब? 1975 में। डोकलाम स्टैंड ऑफ, डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था कब? 2017 में, जब हमारी और चाइना की आर्मी आमने सामने हुई थी। यहाँ से क्या पूछा जा सकता है? डोकलाम वैली कहाँ है? डोकलाम वैली ये एक ट्राई जंक्शन है इंडिया में, सिक्किम वाले रीजन में, चाइना और भूटान, चाइना भूटान और इंडिया के बीच में सिक्किम वाले एरिया में डोकलाम वैली है, एक ट्राई जंक्शन है। यहाँ चाइना एक रोड बना रहा था डोकलाम प्लेटू में, ठीक है, और हमने इसको ऑब्जेक्ट किया। क्यों ऑब्जेक्ट किया? एरिया तो किसका है? भूटान का है, बट अगर यहाँ चाइना आ जाता है तो वो चाइना के लिए आसानी हो जाती है इंडिया में घुसने की, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट किया, हमने अपनी आर्मी खड़ी कर दी वहाँ। ठीक है, तो डोकलाम प्लेटू इज बॉन्डेड बाई हा वैली ऑफ भूटान। तो हा वैली कहाँ है? भूटान में। चुम्बी वैली कहाँ है? तिब्बत चाइना में। ये कहीं अगर पूछा जाए एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है यूजीसी नेट में, ये पूछे जाते हैं सवाल। ठीक है, तलुंगला अरुणाचल प्रदेश, डोकलाम सिक्किम वाला एरिया, बट भूटान का है डोकलाम प्लेटू। हा वैली भूटान की, चुम्बी वैली तिब्बत चाइना की। ठीक है, ये वाले भी डिस्प्यूटेड रीजन है चाइना और भूटान के बीच में। चोग्याल डायनेस्टी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। चोग्याल डायनेस्टी एक मोनार्क थे जो रूल करते थे किसको? सिक्किम को। तो 1975 तक इन्होंने रूल किया और उसके बाद 1975 में सिक्किम जो है वो हमारी स्टेट बन गई। 2003 में चाइना ने मान लिया कि वो हमारी है। अरुणाचल प्रदेश को तो पूरे का पूरा चाइना कहता है पूरा अरुणाचल प्रदेश ही हमारा है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया अपोज करता है OBOR। OBOR क्या है? वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव किसका है? चाइना का इनिशिएटिव है। इसको हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी कहते हैं। ठीक है, क्या है ये? एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, चाइना की 2013 में लॉन्च की थी। क्या एम है इसका? एम टू इनहांस द कनेक्टिविटी एंड कॉपरेशन अमंग कंट्रीज अक्रॉस एशिया, यूरोप, अफ्रीका बाय डेवलपिंग ट्रेड रूट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें क्या प्रॉब्लम है? हमारे वाले एरिया से ये लेके जा रहा है हमें पूछे बिना, इसलिए हमें ये मंजूर नहीं है। इंडिया अपोज कर रहा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को। चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर को क्यों अपोज कर रहा है? क्योंकि ये भी POK वाले एरिया से लेके जा रहा है हमें पूछे बिना, और वो हमारा एरिया है, हमारी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अफेक्ट कर रहा है। चाइना सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी किसकी है? तो सलामी स्लाइसिंग, आलू को नहीं, जैसे आलू प्याज को स्लाइस के तौर पे काटते हैं, वहां से ये लिया गया है सलामी स्लाइसिंग। किसके साथ मैच करना है ये? चाइना के साथ। क्या है ये एक जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है चाइना की, जिसमें चाइना क्या करता है सीरीज ऑफ स्मॉल स्टेप्स allegedly taken by government of People's Republic of China that would become a large gain which would have been difficult or unlawful to perform at once। क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, जैसे हमने यहाँ देखा कि इधर चाइना यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सक्षम वैली में, इधर अक्साई चीन में, इधर नीचे सिक्किम वाले एरिया में। तो चाइना क्या करता है, थोड़ा थोड़ा एरिया, थोड़ा लद्दाख का एरिया ले लिया, थोड़ा सिक्किम का ले लिया, थोड़ा डोकलाम का ले लिया, थोड़ा दूसरी अरुणाचल प्रदेश का ले लिया, ऐसे थोड़ा थोड़ा एरिया करके तो क्या करता है, अपने कब्जे में लेके उसको बड़ा बना लेता है। एकदम से तो नहीं कर सकता था ना, इसीलिए इसको नाम दिया है सलामी स्लाइसिंग। स्मॉल स्टेप्स जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना लेता है अपने लार्ज गेन के लिए, जो कि अनलॉफुल है और डिफिकल्ट है अगर एकदम परफॉर्म किया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको सिर्फ इतना याद रखना है
कि इस्लामी स्लाइसिंग पॉलिसी अगर आ जाए तो चाइना के साथ मैच करनी है। क्या है, थोड़े थोड़े एरियाज लेता है ये हर किसी के, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ पैरल, ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रिंग ऑफ पैरल पॉलिसी किसकी है? स्ट्रिंग ऑफ पैरल, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, पर्ल मीन्स मोती, मोती नहीं होते, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल मोती। माला होती है ना जो गले में डालते हैं, तो माला में क्या होता है, एक धागा होता है अंदर और उसके बीच मोती परोए होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, मोतियों की स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी किसकी है? चाइना की है। क्या है ये? चाइना का इनिशिएटिव है जिसमें चाइना बिल्ड कर रहा है पोर्ट्स और नेवल बेसिस, पोर्ट्स और नेवल बेसिस कहाँ? इंडिया के अराउंड, कहाँ? इंडिया के अराउंड मैरीटाइम रीचेस में। मतलब क्या है, इस मैप से देखते हैं चाइना क्या करता है, जिन जिन कंट्रीज के साथ चाइना के अच्छे रिलेशन हैं, चाइना दोस्ती करता है कंट्रीज के साथ, तो वहाँ उनको लोन वगैरह देता है, पैसे देता है, और फिर वहाँ अपनी अपने नेवल बेसिस बना लेता है, पोर्ट्स बनाता है। जैसे ये देख लो, यहाँ चाइना ने क्या किया, ये पाकिस्तान में अपनी एक पोर्ट बना ली, यहाँ श्रीलंका में अपनी पोर्ट बना ली, ये यहाँ सॉरी श्रीलंका में अपनी पोर्ट बना ली, फिर म्यांमार वाले एरिया में पोर्ट बना ली, ऐसे 7 नंबर 6 नंबर ये इन एरिया में पोर्ट बना के, तो ऐसे इंडिया बोल रहा है कि मैं एक इंडिया को माला पहना रहा हूँ, इंडिया को क्या पहना रहा हूँ, माला पहना रहा हूँ। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल विच इज चाइनाज इनिशिएटिव, किसका इनिशिएटिव है? बिल्डिंग ऑफ पोर्ट्स एंड नेवल बेसिस, किसके अराउंड? इंडिया के अराउंड। समझ आ गया, इंडिया को क्या कर रहा है, माला पहना रहा है, ठीक है। कौन कौन सी पोर्ट याद रखनी है एग्जाम के लिए? ग्वादर पोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्वादर पोर्ट किसकी है? चाइना की पोर्ट है। कहाँ है? पाकिस्तान में। हम्बनटोटा पोर्ट चाइना की पोर्ट है। कहाँ है? श्रीलंका में। जिबूती, जिबूती किसकी पोर्ट है? पाकिस्तान चाइना की पोर्ट है। कहाँ है? अफ्रीका में। चिट्टागांव किसकी पोर्ट है? चाइना की। कहाँ है? बांग्लादेश में। सिटवे किसकी पोर्ट है? चाइना की। कहाँ है? म्यांमार में। ये आपको याद रखनी है, 5-6 पोर्ट एग्जाम में पूछी जाएंगी, कहीं ना कहीं एग्जाम में आएंगी इंटरनेशनल रिलेशन में। ग्वादर पोर्ट चाइना की पोर्ट पाकिस्तान में, हम्बनटोटा चाइना की पोर्ट श्रीलंका में, जिबूती चाइना की पोर्ट अफ्रीका में, चिटागांव चाइना की पोर्ट बांग्लादेश में, सिटवे पोर्ट चाइना की पोर्ट म्यांमार में। चाइना क्या कहता है? मैं आपको माला पहना रहा हूं मोतियों की। तो क्या इंडिया पहनेगा माला? इंडिया बोलता है आप मुझे क्या माला पहनाओगे, मैं पहनाऊंगा आपको नेकलेस ऑफ डायमंड, मैं तो हीरे का हार पहनाऊंगा, ठीक है, मैं तो हीरे का हार पहनाऊंगा। एग्जाम के लिए क्या याद रखना है आपने, क्या आएगा? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल किसका इनिशिएटिव है? चाइना का। इंडिया को माला पहना रहा है, किसकी? पोर्ट्स और नेवल बेसिस की। इंडिया उसके बदले में क्या कर रहा है? चाइना को नेकलेस पहना रहा है। इंडिया कह रहा है मैं भी पहनूंगा और तुम्हें भी पहनाऊंगा। क्या? नेकलेस ऑफ डायमंड। नेकलेस ऑफ डायमंड क्या है? ये एक स्ट्रेटजी है इंडिया की, किसके रिस्पॉन्स में? चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी। चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी के रिस्पॉन्स में इंडिया ने क्या स्टार्ट किया? नेकलेस ऑफ डायमंड। क्या है ये? इट इन्वॉल्व्स इनसर्कलिंग चाइना बाय इन्हांसिंग इंडियाज नेवल प्रेजेंस। इंडिया के नेवल प्रेजेंस को बढ़ा रहे हैं, इंडिया की मिलिट्री बेसिस को बढ़ा रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं डिप्लोमेटिक टाइज रीजनल नेशंस के साथ। आपके दिमाग में आता है कि चाइना वहाँ कैसे बना सकता है या हम कैसे बना सकते हैं? तो जिस कंट्री के साथ भी हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे हैं, हम अगर वो कंट्री हमें परमिशन दे तो हम बना सकते हैं। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी चाइना की है, नेकलेस ऑफ डायमंड इंडिया का है। ये है इंडिया का नेकलेस ऑफ डायमंड। जैसे ये चाबार पोर्ट हमने बनाई है, बना रहे हैं हम ईरान में, ठीक है, ऐसे ही मंगोलिया में हम बना रहे हैं,
जापान में बना रहे हैं, वियतनाम में बना रहे हैं, इंडोनेशिया में, सिंगापुर में, सेशलिस में, ओमान में। तो ये बन गया ना पूरा एक डायमंड का हार, और जिसमें इंडिया भी है। इंडिया तो होगा ही होगा, और चाइना को भी घेर लिया। तो इंडिया कहता है तुम हमें क्या घेरोगे, हम तुम्हें घेरेंगे। ठीक है, चलिए आगे। साउथ चाइना सी एंड 9 डैश लाइन, ये क्या है? साउथ चाइना सी और 9 डैश लाइन। इंडिया कहता है कि पूरे का पूरा साउथ चाइना सी है जो वो मेरा है। साउथ चाइना, चाइना के साउथ में है, इसका ऐसे नाम ही है साउथ चाइना सी, अंग्रेजों के टाइम से चलता आ रहा है मैप्स में नाम। इंडिया कहता है ये साउथ चाइना सी है तो इसलिए ये मेरा है। और 9 डैश लाइन की बात करता है, तो 9 डैश लाइन क्या है? 9 डैश लाइन क्या है, आगे देखते हैं हम। साउथ चाइना सी क्यों चाहिए? साउथ चाइना सी चाइना को, साउथ चाइना सी एक रिच रिजर्वर है नेचुरल रिसोर्सेज का, सी फूड्स का। यहाँ ऑयल और गैस के रिजर्वर हैं, ट्रेडिंग रूट है एक ये, अगर हमने वेस्टर्न एरिया में ट्रेडिंग करनी है तो। चाइना क्लेम करता है सोवरेनिटी अवर साउथ चाइना सी, कहाँ से? वाया नॉन डैश लाइन, और वहाँ वो अपने बेसिस बना रहा है, मिलिट्री और नेवल बेसिस। चाइनाज 9 डैश लाइन सी लाइन क्या है? 9 डैश लाइन refers to demarcation line used by People's Republic of China to assert its territorial claim in the South China Sea. South China Sea में टेरिटोरियल क्लेम को बताने के लिए 9 डैश लाइन का सहारा लेता है। क्या है 9 डैश लाइन, अभी बात करते हैं। साउथ चाइना सी और 9 डैश लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साउथ चाइना सी, चाइना कहता है कि पूरे का पूरा मेरा है। साउथ चाइना सी की बाउंड्री बताता है 9 डैश लाइन। तो 9 डैश लाइन क्या है? 9 डैश लाइन कुछ आइलैंड है, ठीक है, इंग्लिश के टाइम के कुछ आइलैंड हैं, जैसे ये आइलैंड हो गया, ये वाला आइलैंड हो गया, ऐसे ये हो गया, स्पॉटले आइलैंड हो गया, ठीक है। तो ये एक सीरीज ऑफ आइलैंड है साउथ चाइना सी में। तो ये कहता है कि इस आइलैंड, इन 9 डैश लाइन तक मेरी हद है सी की। बट क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं होता, इंडिया का क्या स्टैंड है पहले देख लेते हैं। साउथ चाइना सी का जो इशू है चाइना का, इंडिया स्टैंड ऑन साउथ चाइना सी इज, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट इज दैट इट इज नॉट अ पार्टी। इंडिया कोई पार्टी नहीं है इसमें, इस डिस्प्यूट में इंडिया पार्टी नहीं है। इंडिया सपोर्ट करता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट को पीसफुल तरीके से रिजॉल्व करो, ठीक है। नेविगेशन की फ्रीडम पे सपोर्ट करता है इंडिया अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉज, ठीक है। क्या है इंटरनेशनल लॉज, आगे बात करते हैं हम। इंडियाज प्रेजेंस इन साउथ चाइना सी इज ड्राइवन बाई इट्स ऑन इकोनॉमिक, हमारे अपने इंटरेस्ट भी हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हमारी भी एनर्जी सिक्योरिटी की नीड है हमें, ठीक है। इंडिया डज नॉट फेवर एनी वन साइड, एक साइड को नहीं फेवर करता। इंडिया कहता है बायलैटरल डायलॉग करो और मैटर को सॉर्ट आउट करो, ठीक है। होना क्या चाहिए, होता है, इसके लिए हम समझेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन is an area of the sea typically extending up to 200 nautical miles। मीन्स लैंड की बाउंड्री जहाँ ख़त्म होती है, जहाँ से समुद्र स्टार्ट होता है, सी स्टार्ट होता है, वहाँ से लेके आगे तक, कहाँ तक? 200 नाटिकल यूनिट तक। एक नाटिकल यूनिट होता है 1.852 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से थोड़ा सा कम। तो 200 नाटिकल यूनिट मीन्स ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर के आसपास तक, ठीक है। 200 नाटिकल माइल तक कोई भी कंट्री जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकती है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक समुद्र में एरिया है जिसकी लेंथ है 200 नाटिकल माइल। 1 नाटिकल माइल इक्वल टू 1.82 किलोमीटर, ठीक है। क्या है 200 नाटिकल माइल? फ्रॉम अ कंट्री कोस्ट लाइन, एक कंट्री की कोस्ट लाइन से लेके वेयर सोवरन स्टेट हैज एन एक्सक्लूसिव राइट है किसी भी स्टेट के, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को आप यूज़ करो, ठीक है, वहाँ की एनर्जी को आप यूज़ करो, वहाँ के जो सी फूड्स हैं उनको यूज़ करो,
वाटर को, विंड एनर्जी, जो भी आपने करना है वो करो। ये किसके तहत होता है? तो ये होता है यूएन क्लास के अंडर। यूएन क्लास क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। कब का है ये? 1982 का। विच ग्रांट्स कंट्रीज jurisdiction over both living and नॉन लिविंग रिसोर्सेज विद इन द जोन। मतलब इतने एरिया में, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, एक कंट्री की पूरी वो कंट्री उसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकती है। तो ये है साउथ चाइना सी का इशू। तो साउथ चाइना सी इंडिया के साउथ में है, तो चाइना कहता है पूरे का पूरा मेरा है। तो क्या कहता है, कहाँ तक है? 9 डैश लाइन तक है। 9 डैश लाइन क्या है? ये कुछ आइलैंड है इंग्लिश के टाइम्स के, ठीक है। तो बट क्या सच में चाइना का है? चाइना का कैसे हो सकता है? यहाँ और चाइना है, यहाँ लॉस है, यहाँ कंबोडिया है, यहाँ वियतनाम है, यहाँ फिलीपीन है, यहाँ इतनी सारी कंट्रीज हैं। तो सिर्फ एक चाइना का कैसे हो सकता है? तो ये तो हर किसी का होगा ना, अपने अपने नॉटिकल यूनिट तक, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स तक, ठीक है। चलिए आगे आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, चाइना एंड हांगकांग इशू। चाइना और हांगकांग का इशू क्या है? इम्पोजिशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी लॉ बाई चाइना। चाइना में एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ स्टार्ट किया गया था 2020 में, विच हैज ड्रॉन सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म फ्रॉम यूएस। नेशनल सिक्योरिटी लॉ चाइना ने लाया, ठीक है। किसके लिए लाया? हांगकांग के लिए लाया। और यूएस क्रिटिसाइज कर रहा है और कंट्रीज भी क्रिटिसाइज कर रही हैं कि आप हांगकांग की फ्रीडम को इरोज कर रहे हो। और दूसरी तरफ से यूएस इम्पोज कर रहा है सैंक्शंस हांगकांग के ऊपर, और चाइना कह रहा है कि आप जो है वो हांगकांग के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में दखल अंदाजी कर रहे हो। तो आपके दिमाग में आता होगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? चाइना का क्या लेना देना है, यूएस का क्या लेना देना है हांगकांग के साथ? नेशनल सिक्योरिटी लॉ चाइना ला रहा है, किसके लिए ला रहा है? हांगकांग के लिए ला रहा है। तो यूएस उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। तो ये है क्या है, ठीक है। These development reflect ongoing tension and complex relationship between Hong Kong and China. ये यहाँ है यूएस, यहाँ है यूके, यहाँ है चाइना, तो ये यहाँ है छोटू सा हांगकांग। तो ये इशू क्या है? हांगकांग है किसका? यूके का है या चाइना का है? वाई चाइना इंटरफेयर? हांगकांग में क्यों इंटरफेयर कर रहा है? क्या हांगकांग एक इंडिपेंडेंट कंट्री है या चाइना का पार्ट है? ये जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा ओपियम वार्स। ओपियम वार्स मीन्स अफीम के लिए कुछ वार्स हुई थी, ठीक है। अफीम की कुछ वार्स हुई थी। कितनी वार्स हुई थी? 2। ओपियम वार्स वर 2 वार्स बिटवीन, किस किस के बीच में हुई थी? चाइना के बीच में हुई थी और वेस्टर्न पावर्स के बीच में हुई थी, स्पेशली अंग्रेजों के बीच में, ब्रिटेन के बीच में। अफीम के ट्रेड को लेके चाइना के साथ, कि चाइना के साथ अफीम का ट्रेड अंग्रेज करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। Wars result in China being forced to legalize अफीम। चाइना को फोर्स किया गया अंग्रेजों के द्वारा कि हमें परमिशन दो, हम मतलब अफीम को लीगल कर दो चाइना में बेचना। उसके बदले में कुछ ट्रीटीज वगैरह होती हैं, उनकी बात हम करते हैं क्यों ऐसा हो रहा था, ठीक है। ओपियम वार 2 वार्स हुई हैं। था क्या? अंग्रेज अफीम को बेचा करते थे चाइना में, और चाइनीज लोगों को नशेड़ी गंजेड़ी बना रहे थे। बड़े लेवल पे अफीम बेची जाती थी और चाइना के लोग बहुत ज़्यादा अडिक्ट हो गए। चाइना से लेके जाते थे चाय अंग्रेज, और चाइना को बेचते थे अफीम। अंग्रेज़ों को चाय का नशा हो गया था और चाइनीज़ को अफीम का। चाइना को बना दिया था नशेड़ी गंजेड़ी अंग्रेज़ों ने, ठीक है। तो जब ये बात पता चली सरकारों को, पता क्या चली, मीन्स अब इन्होंने प्रेशर डाला सरकार को कि आप लीगल करो, कि हम लीगल तरीके से बेचें। तो सरकार ने नहीं माना। वहाँ चिंग डायनेस्टी रूल किया करती थी, ऑलरेडी हमने बात की है। तो चिंग डायनेस्टी के मोनार्क के पास अंग्रेज जाते हैं कि हमें लीगल परमिशन दो कि हम अफीम बेच पाएँ। तो उसने बोला कि नहीं, चिंग डायनेस्टी के रूलर ने बोला कि नहीं, हम परमिशन नहीं देंगे। उसने बोला ठीक है, नहीं दोगे तो लड़ाई लड़ो हमारे साथ, ठीक है। तो फर्स्ट ओपियम वार होती है 1839 से लेके 1842 तक। ये एक आर्म कन्फ्लिक्ट था, किस किस के बीच में? ब्रिटिश एम्पायर के बीच में और चिंग डायनेस्टी के बीच में। और चाइना ये वार हार जाता है
अंग्रेज जीत जाते हैं। चाइना ये वार हारता है और क्या होता है, इंग्लिश जीतते हैं और एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ नैनकिंग। ट्रीटी ऑफ नैनकिंग किस किस के बीच में, चिंग डायनेस्टी ऑफ चाइना और अंग्रेजों के बीच में। इसमें हांगकांग अंग्रेजों को दे दिया जाता है। मीन्स अभी तक, हाँ, 1842 तक हांगकांग जो था वो चाइनीज डायनेस्टी, चिंग डायनेस्टी रूल किया करती थी। तो फर्स्ट ओपियम वार में ब्रिटेन ने चिंग डायनेस्टी से हांगकांग ले लिया और अब हांगकांग को एक अड्डा बना लिया अफीम के लिए। ठीक है, हांगकांग बिल्कुल बाउंड्री पे है तो अब तो इजीली ले जाएगा चाइना वहां अफीम। फिर चीजें आगे बढ़ी, फिर से चिंग डायनेस्टी के लोगों ने अपोज किया और एक और जंग होती है 1856 से लेके 1860 तक, सेकंड ओपियम वार। इसको एरो वार भी कहते हैं, इसको एरो वार भी कहते हैं। ठीक है, किस किस के बीच में लड़ी गई थी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड स्टेट और चिंग डायनेस्टी ऑफ चाइना। मीन्स वेस्टर्न पावर बहुत सारी, लेकिन मेन जो थी वो ब्रिटेन ही था। यहाँ भी चाइनीज हार जाते हैं और बचा खुचा और एरिया जो है वो ले लेते हैं हांगकांग का। बाकी ये ट्रीटीज वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी, सिर्फ हम हांगकांग का इशू पढ़ रहे हैं कि हांगकांग किसका पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या होता है, 1898 में अंग्रेज जो हैं वो जाने लगते हैं। तो हांगकांग वाले कहते हैं भाई हम किसके पास जाएंगे, हम आज़ाद रहें या चाइना के पास रहें, कुछ करके जाइए। तो अंग्रेज कहते हैं हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम तो जा रहे हैं। चाइना से 99 ईयर के लिए लीज पे ले लिया जाता है हांगकांग को। क्या होता है, एक कन्वेंशन होता है, कन्वेंशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ हांगकांग टेरिटरी। तो हांगकांग टेरिटरी को लीज पे दे दिया जाता है चिंग डायनेस्टी के द्वारा यूनाइटेड किंगडम को 99 ईयर के लिए, मीन्स 1997 के लिए। 1997 में साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन होता है। मीन्स जब लीज खत्म हो गया, अंग्रेज तो चले गए लेकिन फिर भी उनकी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज चल रही हैं पीछे हांगकांग में। हांगकांग लीज पे लिया हुआ है। तो अब क्या होता है, अब एक साइनो मीन्स चाइना के साथ ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन होता है जिसमें हांगकांग जो है वो चाइना को वापस दे दिया जाता है और बोला जाता है कि हांगकांग जो है वो ओवरऑल तो चाइना का है, बट हांगकांग वुड बिकेम स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना। चाइना का ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन रहेगा। चाइना में वन नेशन वन कल्चर की बात होती है, बट ऐसा नहीं होगा। यहाँ वेस्टर्न कल्चर रहेगा, वेस्टर्न कल्चर के पैटर्न पर चलेगा, लेकिन ओवरऑल कंट्रोल जो है वो चाइना का रहेगा। कब तक, नेक्स्ट 50 ईयर तक, 1997 से लेके 2047 तक। चाइना क्या करता है, चाइना यहाँ फिर से कोशिश करता है वन कंट्री, बट वन कंट्री टू सिस्टम रहेगा चाइना का। मीन्स इस एग्रीमेंट में क्या होता है, साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन में क्या होता है कि चाइना और जो अंग्रेज़ों के बीच में होता है कि हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन रहेगा अगले 50 सालों तक, 2047 तक। 2047 में ऑटोमेटिकली चाइना का पार्ट रहेगा। तब तक आपने वन कंट्री टू सिस्टम फॉलो करना है। टू हैंड ओवर सेरेमनी वगैरह होती है, इंपॉर्टेंट नहीं है। एक मूवमेंट चलता है अम्ब्रेला मूवमेंट। जब चाइना फिर से घुसने की कोशिश करता है इंटरनल अफेयर्स ऑफ हांगकांग के बीच में, तो एक मूवमेंट लॉन्च करते हैं हांगकांग वाले जिसका नाम है अम्ब्रेला मूवमेंट। अम्ब्रेला मूवमेंट क्या है, एक सीरीज ऑफ पीसफुल प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हैं, 79 डेज के लिए चले थे 2014 में। ठीक है, तो अम्ब्रेला मूवमेंट मैच करने के लिए आ जाए तो चाइना के खिलाफ था, किसके द्वारा था, हांगकांग के द्वारा। ठीक है, ऐसे लोग छाता लेके एक पीसफुल तरीके से डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये था आज का लेक्चर, कैसा रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी आपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, अपना नेक्स्ट रिलेशन देखेंगे, इंडिया यूएस रिलेशन या इंडिया रशिया रिलेशन। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, आप अगर आपको लगता होगा कि अभी करंट में क्या चल रहा है आपने बताया नहीं, तो करंट का मैं एंड पे एक पूरा टॉपिक लूँगा जहाँ करंट का मैं सब कुछ बताऊँगा एग्ज़ाम के पास में कि करंट में इसमें इंटरनेशनल रिलेशन में क्या चल रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन हमने आगे डिटेल में करने हैं, अभी हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है,
थैंक यू सो मच।